ओके जो हम लास्ट लेक्चर हमने देखा था वो हम देख रहे थे, हम एचआर प्रोसेस को रीड आउट कर रहे थे। उसमें हमने कहा था जब हम एचआर प्रोसेस की बात करते हैं तो तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको हम देख रहे होते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को। उनको आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करने के लिए हम प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, फिर हम रिक्रूट या रिक्रूट करते हैं एंड देन वी सिलेक्ट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ तक हमने ये सारी इसकी डिटेल्स पढ़ ली थी, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। अब हम ये एरो देखिए नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। जो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा, दैट इज प्रोवाइड एम्प्लॉय विद अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज। एम्प्लॉय को अप टू डेट स्किल एंड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम दो चीजें करते हैं। नंबर वन, हम सिलेक्शन हमने कर ली एम्प्लॉय की, उसके बाद हम उसको ओरिएंटेशन देते हैं एंड देन वी गो फॉर ट्रेनिंग। तो हम ये इस क्वेश्चन को आज देख लेते हैं कि हमारे पास ओरिएंटेशन क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होती है। अच्छा, नाउ इफ वी हैव डन और रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग प्रॉपरली, हमने प्रॉपरली एडवर्टाइज किया, किसी भी तरीके से रिक्रूट कर लिया, फिर हमने सिलेक्ट भी कर लिया अपने एम्प्लॉयज को, कॉम्पिटेंट लोग हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स सपोज अब अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू गिव देम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास क्या होती है एक्चुअली, आपके पास जैसे लेट्स सपोज आप नॉर्मली अगर अपने अपनी यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की थी तो उस टाइम आपको जो फर्स्ट डे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में भी होता है उसको हम ओरिएंटेशन डे बोलते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है एक्चुअली, उसमें आपको बताया जा रहा होता है कि आपकी इस यूनिवर्सिटी के में भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं। लेट्स सपोज आपको बताया जाएगा कि ये आपके पास डिफरेंट एग्जाम डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल है आपकी ऑर्गेनाइज आपकी यूनिवर्सिटी में। या आपको एग्जाम की पॉलिसीज बताई जाएंगी कि कितने क्रेडिट आवर्स आपने आपको डिग्री लेने के लिए कवर अप करने हैं, क्या आपका सीजीपीए होना चाहिए, मे बी पासिंग मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स का मिड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोसीजर्स कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, उसको उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओरिएंटेशन। इसी तरह एक तो आपकी ओरिएंटेशन होगी ओवरऑल, जैसे एग्जाम का अगर रूल है, एग्जाम की जो पॉलिसीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं, वो आपके मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेबल है, वो आपके मे बी साइंसेज में चले जाएं, आप सोशल साइंसेज में चले जाएं, या आप जो ये मेडिकल साइंसेज में चले जाएं, जहां भी ओवरऑल यूनिवर्सिटी में जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारी पॉलिसीज फॉलो करेंगे। तो इट मीन्स कि वो ओरिएंटेशन सबके लिए अवेलेबल होती है। एक ओरिएंटेशन आपके पास में भी आप अपने जो मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में आए वहां पे आपको ओरिएंटेशन दी गई। लेट्स सपोज फर्स्ट डे आपको बताया गया कि आपकी जो आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, या आपकी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे मे बी कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई लैब है, कोई लाइब्रेरी है, उसको कैसे यूज करना है, कोई भी इस तरह की आपको एक्टिविटीज बताई जा रही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि आपको ओरिएंटेशन दी जाती है। ठीक, इसी तरह से ये मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी। इसी तरह आप जब बात करते हो इसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, आप किसी जॉब पे जाते हो, फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन डे होता है। उसमें क्या आपको बताया जाता है बेसिकली आप क्या रूल्स और क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती है, आपको सारा कुछ बता दिया जाता है। तो क्या है ओरिएंटेशन, a person starting a new job needs the same type of introduction to his or her job and the organization। ओरिएंटेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं आता बल्कि उसकी जॉब का, उसने काम क्या करना है, उसकी जेडी क्या है, कौन से लोग में भी उसके डिपार्टमेंट में उससे सबके इंट्रोडक्शन करवाना, उसके सीनियर्स कौन है, जूनियर्स कौन है, मे बी को वर्कर्स कौन है, ईच एंड एवरीथिंग। So the information about the introduction about the job as well as the organization को हम कहते हैं that is the orientation। इसी तरह जो मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे भी कह रहे हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसमें भी दो तरह की ओरिएंटेशन होती हैं। एक आपके पास वर्क यूनिट ओरिएंटेशन होती है। वर्क यूनिट ओरिएंटेशन आपके पास क्या है, familiarizes the employee with the goals of the work unit, clarify how his or her job contributes to the unit। जैसे मैंने डिपार्टमेंट की बात की कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसी तरह जिस जिस यूनिट में या जिस डिपार्टमेंट में वो गया है वहां के रूल्स रेगुलेशंस, काम कैसे करना है, काम कैसे डिवाइडेड है, इस तरह की सारी जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है आप कहोगे दैट इज द वर्क यूनिट ओरिएंटेशन। इंट्रोडक्शन टू हिज और हर को वर्कर्स। दूसरी तरफ वो कह रही है ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन एक होती है। उसमें क्या है, आप न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के गोल्स, इस ऑर्गेनाइजेशन में के गोल्स क्या है, इसके टारगेट्स क्या है, इसका विजन मिशन क्या है, पुराने इसकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है, फिलोसफी, प्रोसीजर, रूल्स, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट डे बता दी जाती हैं। तो आप कहते हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ओरिएंटेशन। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉर्मल ओरिएंटेशन प्लान्स प्रोग्राम्स होते हैं।
फॉर्मल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? प्रॉपरली में भी आपको फर्स्ट डे सेमिनार रूम में बुला लिया, लोगों को आपके एग्जाम ब्रांच के सारे डायरेक्टर्स हेड्स बिठा दिए और आपको एक एक से इंट्रोड्यूस कर लिया, उसको आप बोलते हैं फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफॉर्मल अप्रोच यूज करती है। इनफॉर्मल अप्रोच का क्या मतलब है कि आप सिंपली एक किसी सीनियर को कहते हैं कि भाई असाइन कर देते हैं कि इसको सबके साथ इंट्रोड्यूस कराओ, तो आप एक एक के पास जाके आप इंट्रोडक्शन करवा लेते हो या उन लोगों का आपस में, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अप्रोच क्या है? इन विच द मैनेजर assign the new employee to a senior member of the work group who introduces the new hire to the immediate co-worker and show him और हर वेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लोकेटेड, उसको बता देते हैं क्या चीज कहाँ अवेलेबल है, कैसे यूज करनी है, कैसे काम करना है। तो आपको कोई सीनियर मेंबर आपको ओरिएंटेशन दे देता है, तो आप कहते हैं दैट इज द ऑर्गेनाइज दैट इज द इनफॉर्मल अप्रोच ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक। अब यहाँ तक आपने थोड़ा ओरिएंटेशन को देख लिया। अब आपके पास एम्प्लॉय आ चुका है, ओरिएंटेशन पहले दिन आपने उसको दे दिया, अब आप उसको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अच्छा, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग डजंट मीन मैंने भी कोई एम्प्लॉय, जैसे मैंने बैंक में कोई एम्प्लॉय हायर किया जिसने सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो उसको मैं पहले कीबोर्ड माउस क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, ये सिखाना शुरू कर दूंगी, ये ट्रेन करना शुरू कर दूंगी, बेसिक स्किल्स नहीं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है उसके लिए कुछ अगर स्किल्स की जरूरत है, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, तो उनकी आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उसके लिए हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग का वर्ड यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा जी अगर हम बात करते हैं एयरलाइन एक्सीडेंट्स की, तो नॉर्मली क्यों हो रहे होते हैं ये जहाज वगैरह के हादसा क्यों हो रहे होते हैं? ज्यादातर हादसा, 3/4 ऑफ देम, रीजन क्या होता है कि कोई ना कोई एरर, या तो पायलट की नेग्लिजेंस की वजह से, कोई आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वजह से, या कोई मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा होता, इस तरह की कोई भी सिचुएशन की वजह से हो जाते हैं आपके पास कोई भी एक्सीडेंट्स। तो उस इस तरह की ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व कौन है आपका? अगर जहाज का कोई मे बी पार्ट खराब है तो भी वो एम्प्लॉय की देखना ड्यूटी थी, अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी एम्प्लॉयज हैं। तो उनको बेसिक ट्रेनिंग देना कि कैसे उन्होंने जो भी वर्क है, प्रोसेसिंग है, वो किस तरह से करनी है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। जैसे मैंने बैंक की एग्जांपल ली, अब उसको मैंने कंप्यूटर तो नहीं सिखाना ट्रेनिंग में, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर रन करने आते हैं, लेकिन मे बी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, जैसे हर बैंक का अपना सिस्टम है, अपना सॉफ्टवेयर, अपनी डेटाबेसेस है मे बी, तो उनको कैसे रन करना है उसके लिए आप उसको थोड़ी सा ट्रेन अप कर लेते हो। ठीक है। अच्छा, अब जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कहते हैं जी ट्रेनिंग में भी दो तरह की ट्रेनिंग्स है जिनमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक जनरल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग क्या है आपके पास? जैसे नॉर्मल आपकी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स किसी को सिखा रहे हो जनरल से, या किसी को मे बी कोई कस्टमर सर्विसेज मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रहे हैं, पर कैसे आपने सेल्स की ग्रोथ करनी है, पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी है, इस तरह के स्किल्स अगर आप सिखा रहे हो तो इट मीन्स दैट यू आर गिविंग देम जनरल काइंड ऑफ ट्रेनिंग। दूसरी तरफ कहना है कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, लेट्स सपोज जैसे मैं कह रही हूँ मैंने बैंक का कुछ सॉफ्टवेयर सिखाना है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कस्टमर एजुकेशन, क्रिएटिविटी, स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन स्किल्स, इस तरह की कुछ ट्रेनिंग्स जो है उनके लिए आप वर्ड यूज करते हो, दैट इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। टीम बिल्डिंग, टीम्स में कैसे काम करना है, नॉट। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं ट्रेनिंग तो आपने देनी है एम्प्लॉय को, लेकिन ट्रेनिंग देने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ आपके पास मेथड्स हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड, जो कि नॉर्मली काफी सालों से यूज होते आए हैं। कुछ आपके पास ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं आजकल, जैसे अब ये कोविड वाले एरा में तो हम नॉर्मली ज्यादातर ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से मूव करके टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ ही आ गए हैं। अब इसमें कौन कौन सी किस तरह की आ जाती है, हम कुछ दो चार को रीड आउट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स कौन से हैं? नंबर वन, ऑन द जॉब। ऑन द जॉब वर्ड से ही देखो आप, मैं अभी जॉब पे आई हूँ, तो मुझे जॉब के दौरान ही किसी में भी सीनियर के साथ कनेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि आप मतलब जैसे मैं रोज एक वीक तक आके काम करूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वो सीख जाऊंगी। ऑन द जॉब मुझे कहीं और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के नहीं भेजा जा रहा, या मुझे कहीं में भी कोई मेरे लिए वर्कशॉप नहीं अरेंज की जा रही, लेकिन मैं वाइल परफॉर्मिंग द टास्क आई कैन लर्न। एम्प्लॉय लर्न हाउ टू डू द टास्क सिंपली बाय परफॉर्मिंग देम। ठीक, तो आप उस तरह की ट्रेनिंग्स के लिए बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दूसरी तरफ कह रहे हैं जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन वर्ड से देखो, रोटेट करना। आप एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में रोटेट करते हो ताकि वो हर तरह का काम सीख ले, उसको पता हो कि मे बी प्रोडक्शन अगर डिप है तो वो कैसे आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी जो भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, हर चीज मतलब जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है ना, तो उसको उसका आइडिया हो जाए। एम्प्लॉय वर्क एट डिफरेंट जॉब्स इन अ पर्टिकुलर एरिया गेटिंग एक्सपोजर टू अ वैरायटी ऑफ टास्क, ताकि उसको समझ आ जाए कि ओवरऑल कैसे काम होना है, और फिर आप उसको किसी उसकी
अकॉर्डिंगली उसको सीट पे एडजस्ट कर देते हो। ठीक, वो देख लेता है इस ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो आप कहते हो जॉब रोटेशन। द थर्ड वन इज मेंटोरिंग एंड कोचिंग। मेंटोरिंग एंड कोचिंग क्या है? मेंटोर आपके पास वो होता है जो आपके पास, लेट्स सपोज आपको कोई सीनियर है, वो आपको काम करने का तरीका सिखा रहा है, तो वो आपका मेंटोर है। हम नॉर्मली ये वर्ड यूज कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो कि आपको प्रॉपरली जो है वो सिखा रहा होता है हाउ टू वर्क। एम्प्लॉयज वर्क विद एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एंड encouragement। आपको नॉर्मली इनकरेज कर रहा होता है सीनियर मेंबर, तो आप कहते हैं दैट पर्सन इज योर मेंटोर। कोचिंग में भी इसी तरह आपके पास कोच जो है आपका, जैसे आप वर्ड यूज, मेंटोर जो है वो आपको सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, समझाएगा, काम करने का तरीका में भी आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन जब हम कोच की बात करते हैं तो कोच आपका सारे काम में आपके साथ साथ होता है, आपको प्रैक्टिकल काम भी कर रहा होता है, प्रोसेसिंग में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। लेट्स सपोज हम क्रिकेट कोच की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो खेल के सिखाएगा, वो मे भी कैसे बॉल करानी है, जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी परफॉर्म करके दिखा रहा होता है, और फिर लोग उसको फॉलो कर, जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोच की मान काम सीख रहे होते हैं चीजें। तो कोच आपके पास, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मेंटोर एंड कोच में। तो ये भी तरीका हो सकता है। एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस, आप एम्प्लॉय को ऐसी एक्सरसाइजेस में जो है इन्वॉल्व करते हो कि खुद ही वो उस उन एक्सरसाइजेस को अगर कंप्लीट करे तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है काम करके, तो दे बिकम एक्सपीरियंस्ड। एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड और अदर फेस टू फेस टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स। वर्क बुक या मैनुअल्स, आप सिंपली उनको जो है वो कोई वर्क बुक्स या मैनुअल्स दे देते हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि कैसे काम किया जाना है। क्लासरूम और लेक्चर, सिंपली आप एक कोई भी क्लासरूम में एक लेक्चर अरेंज कर लेते हो, तो उस तरीके से भी आप ट्रेनिंग्स दे सकते हो। ये सारी जो तरीके आप इनके लिए वर्ड यूज करते हो, दीज आर द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स। ये क्या है आपके पास? सिंपली टेक्नोलॉजी का वर्ड जब यूज हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटरनेट, कोई सिस्टम, कोई डिवाइसेस, ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, सपोज कोई आपको सीडी, ऑटो टेप या कोई भी इस तरह का रिकॉर्डेड आप लेक्चर किसी अपने एम्प्लॉय को दे देते हो कि भाई ये सुन के समझ लें आप, देन यू केम टू नो कि यहाँ पे काम हमने आप उसको ट्रेन कर लेते हो हमने कैसे काम करना है। लेट्स सपोज आपकी, जैसे आजकल देखो कोविड सिचुएशन में स्पेशली मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें उन्होंने प्रॉपरली वीडियोस, हर चीज अवेलेबल होती है कि आप ये भी वीकली मंथली देख लें, एंड देन यू गिव द टेस्ट एंड ऑल। तो वो आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हो, लाइव में भी होते हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन है। Employees listen to or watch selected media that convey information or demonstrate certain techniques. नंबर टू, आप कह सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक कोई डिफरेंट मे बी शहर में कोई है, वो आपको ट्रेनिंग देना चाह रहा है, डिफरेंट ब्रांच में कोई अवेलेबल है ट्रेनिंग देना चाह रहा है, तो वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सैटेलाइट के थ्रू आपको information प्रोवाइड कर सकता है। एंड सिमिलरली ई लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, वेयर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन मल्टीमीडिया सिमुलेशन और अदर इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स। आप इंटरनेट के थ्रू लर्न कर रहे होते हो, मुख्तलिफ आपको ऐसी एक्टिविटीज दी जाती हैं जिसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिसमें वो प्रैक्टिस करके चीजें उसको सीख लेता है विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। तो वी कैन से देयर आर डिफरेंट मेथड्स, सम आर ट्रेडिशनल एंड सम आर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड। अच्छा, अब हमने जो हम ऊपर मॉडल देख रहे थे, हमने उसमें पहले कहा था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट ओरिएंट सिलेक्ट कर लिया, रिक्रूट कर लिया, देन हम आगे थे सेकंड पे, हमने उनको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग दे दी। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है एचआर प्रोसेस का, दैट वी हैव टू रिटेन द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। रिटेन का क्या मतलब है? कि बरकरार रखते, अपने पास रख, अवेलेबल हो, हमारे पास एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए। कॉम्पिटेंट, अच्छा एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, उसको हम हाई परफॉर्मर है उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रख सकते हैं? उसके लिए वो कह रहे हैं जी, सबसे पहले यू गो फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर की तरफ फोकस करते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? आप मुख्तलिफ स्टैंडर्ड सेट कर देते हो जिनके आप बताते हो एम्प्लॉय को कि उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहती जी, आपका जो आउटपुट है वो 10% इंक्रीज होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय द एंड ऑफ द मंथ, कोई भी स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, और फिर आप मेजर करते हो अच्छा एम्प्लॉय ने वो जो भी उसको आपने गोल दिया था उसने अचीव किया या नहीं किया। ठीक है, तो उसको आप इस तरह का सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एस्टैब्लिशेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दैट आर यूज्ड टू एवेलुएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके लिए वो कह रहे हैं अब आपने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेजर करनी है, उसके लिए कैसे मेजर कर सकते हो? मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं जिनके थ्रू आप किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। हम ओवरऑल यहाँ पे एक ओवरव्यू कर लेते हैं
कुछ जो है वो कहने कुछ रिटन एसेस की फॉर्म में एम्प्लॉय की जितनी भी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस की एक फाइल मेंटेन हुई होती है जिसके बारे में डिटेल कमेंट्स लिखे होते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया, पास्ट में कैसी एक्टिविटीज थी, किन चीजों पे उसकी मे बी ग्रिप है, अच्छी स्ट्रांग है, वो कौन सी एरियाज है जहाँ पे वो वीक है। इस तरह की चीजें आप उसको देख लेते हो, आप कहते हो आप उनकी परफॉर्मेंस, ये भी अप्रेजल का मेथड है लेकिन रिटन काइंड ऑफ। या क्रिटिकल इंसिडेंट, कोई भी एक लेट्स सपोज एक इवेंट था, उसमें एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी बेसिस पे आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर लेते हो। तो आप एक इंसिडेंट की बेसिस पे, तो ये भी तरीका हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्किल्स यूज कर रही होती हैं, ग्राफिकल स्किल्स यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपको ऑप्शंस दे दी जाती हैं फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में, ये जो अगला इसी तरह बार्स की फॉर्म में, जो ग्राफिकल एंड बार्स, आपको कुछ एंकर्स बना दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इसके अगेंस्ट आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करें। कुछ आपके पास मल्टी पर्सन कंपैरिजन है, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। अगर अब यहाँ पे इन्होंने कुछ उसके फायदे और नुकसान भी लिखे हुए हैं मुख्तलिफ मेथड्स के। फिर एमबीओ, आपने कोई ऑब्जेक्टिव, एमबीओ स्टैंड्स फॉर आप प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हो एम्प्लॉय के लिए, जिसके अगेंस्ट आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब लेट्स सपोज मैंने कहा मैंने एम्प्लॉय को अगर उसको ऑब्जेक्टिव सेट किया 10%, तो मैं उसके अगेंस्ट मेजर करूंगी कि उसने वो अचीव किया या नहीं किया। 360 डिग्री मेथड भी हो सकता है। 360 मेथड अप्रेजल का ये है कि आप एक एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो सिर्फ उसका बॉस मेजर नहीं करेगा, उसका सुपरवाइजर जो बॉस है वो भी मेजर करेगा, उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज भी मेजर करेंगे, मे बी कोई उसका कस्टमर है वो भी उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करेगा। 360 एक राउंड आप लाइक जितने लोग उसके साथ कनेक्टेड है, सबसे आप जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में रिस्पॉन्स दे लेते हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और वर्ड है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एक तो आप एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड कर रहे होते हो, दैट्स गुड। सैलरी के अलावा अच्छे एम्प्लॉयज को अगर आपने रिटेन करना है या अट्रैक्ट करना है टैलेंटेड एम्प्लॉयज को, तो आप क्या करते हो, उनको आप कंपनसेशन या बेनिफिट्स दे रहे होते हो। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या है, कुछ आप उनकी जो बेसिक सैलरी है जिसको पर मंथ मिलनी है, उसके अलावा भी उसको उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रहे होते हो। लेट्स सपोज कोई बेनिफिट्स जैसे इंसेंटिव पेमेंट्स, आपके पास कुछ उसकी कह लो जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट उसको कुछ एक्स्ट्रा आप पे कर रहे होते हो, उसको आप पेड वेकेशंस दे देते हो, कहीं ना कहीं उसको आप एडवांटेज दे रहे होते हो, कंपनसेट कर रहे होते हो, बेनिफिट दे रहे होते हो ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू रिटेन योर टैलेंटेड एम्प्लॉयज। अच्छा, आगे हमने बताया हुआ है कि जब हम रिवॉर्ड्स की कंपनसेशन की बात करते हैं, कुछ स्किल बेस्ड पे सिस्टम रिवॉर्ड्स होते हैं कि एम्प्लॉय के जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज है उनकी बेसिस पे आप उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे देते हो। कुछ आपके पास वेरिएबल पे सिस्टम्स होते हैं, उसमें इन विच द एम्प्लॉय कंपनसेशन इज कंटिजेंट ऑन परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे हैं जो आप उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे वेरिएबल होते हैं, आज अच्छा परफॉर्म किया तो आप उसको अच्छा ज्यादा पे कर दोगे, मे कंपनसेट कर दोगे, नहीं अच्छा परफॉर्म किया तो आप उस मंथ उसको या उस ईयर उसको कंपनसेट या बोनस नहीं दोगे। तो इट डिपेंड। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि मुख्तलिफ तरह के कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के लेवल्स होते हैं। लेट्स सपोज कुछ हम इसमें से गो थ्रू कर लेते हैं। एम्प्लॉयर टेन्योर एंड परफॉर्मेंस, इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। हाउ लॉन्ग हैज एन एम्प्लॉय बीन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ हैज ही और शी परफॉर्म। एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने टेन्योर मींस कितने साल से काम कर रहा है और उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। आपकी जो भी डज जॉब रिक्वायर हाई लेवल, उसके लिए एक एम्प्लॉयर जिसको मैंने रखा हुआ है, मे बी ऐसी कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की वो जॉब कर रहा है जो कि बहुत रिस्की है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऐसी फैक्ट्री केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको आप उसके अकॉर्डिंग पे करोगे जहाँ पे उसकी मे बी लाइफ रिस्क में है, या जो भी कोई ऐसे आपको स्किल्स रिक्वायर हैं जो कि सिर्फ उसी एम्प्लॉय में अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट और बेनिफिट्स अरेंज कर रहे होते हैं। काइंड ऑफ बिजनेसेस, किस तरह की इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहा है आपका एम्प्लॉय, कितनी यूनियंस बनी हुई है, बिजनेस यूनियनाइज्ड है या नहीं है, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस किस टाइप का है, उसमें लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैपिटल इंटेंसिव है। मीन्स के अगर जैसे मैं फैक्ट्री की बात करी तो वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव है, उसको अच्छे लेबर्स की जरूरत है, हार्ड वर्किंग भी चाहिए होते हैं। मैनेजमेंट फिलोसफी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पे के अकॉर्डिंग फिलोसफी क्या है, वो किस तरह एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं,
उस पर भी डिपेंड करता है। लोकेशन, अब आपने लोकेशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड, अब एक मेन में भी पिंडी इस्लामाबाद में है तो वहां पे आप उसको इतना, मैं अगर पिंडी इस्लामाबाद में मेरी जॉब भी यहीं है, मेरी रिहाइश भी यहीं पे, तो मे बी उसके अगेंस्ट मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिल रही। लेकिन आपको ऐसे कोई, जैसे डॉक्टर्स स्पेशली, ऐसे आपको दूर दराज इलाके में भेज दिया जाता है जहाँ में भी ना कोई लाइट है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना गाड़ी है, कोई ऐसे इलाकों में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पे भी किया जाता है, आपको कंपनसेट किया जाता है। तो आपकी लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर जितने प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग भी कंपनसेट करेगी। ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, तो ये कुछ एक्चुअली फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही होती है कि उसने अपनी एम्प्लॉय को कंपनसेट किस तरीके से करना है। ओके, द लास्ट वन इज कैरियर डेवलपमेंट। अब हम ये वाला रिटेन पढ़े थे, हमने कहा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना, कुछ स्टैंडर्ड सेट करना, उसके अकॉर्डिंग चेक करना, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स देना, एंड द लास्ट वन इज कैरियर डेवलपमेंट। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अवेलेबल है, आ चुका है, कॉम्पिटेंट है, जब तक उसको कोई मे बी प्रमोशंस नहीं मिल रही है, उसको लग रहा है मेरे कैरियर में कोई एडवांसमेंट नहीं आ रही, तो एक टाइम आएगा उसको जाएगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है, या जहाँ पे उसको मे बी ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है, वो वहां पे मूव करने की सोचेगी। तो इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो कैरियर है उस पर भी फोकस करो, उसके कैरियर डेवलपमेंट पे, उसको ऐसे स्किल्स सिखा दो मे बी जो उसको कैरियर में हेल्प आउट करते हैं, जो मे बी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में रहे किसी और में रहे, दोनों में उसको हेल्प आउट करें। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमारा ये एचआर प्रोसेस